हेलो बच्चों। आज हम 11th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं इस लेक्चर में, जिसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशंस। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशंस। अब इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, या फिजिक्स में इसका क्या इम्पोर्टेंस है? फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है और फिजिक्स में इसका क्या इम्पोर्टेंट है, तो ये चीज़ हमें समझनी है। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब वो होता है कि ऑल द क्वांटिटीज which which we can measure is called physical quantity. Which we can measure is called physical quantities. जिसको हम मेज़र कर सकें उसे हम बोलते हैं क्या? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। जैसे हमारे पास एग्जांपल जैसे क्या हो सकता है? क्या हम टाइम को मेज़र कर सकते हैं? हाँ, हम कर सकते हैं टाइम को मेज़र। ठीक है, टाइम को मेज़र कर सकते हैं हम लेंथ को मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइम, लेंथ, मास को कर सकते हैं, या वर्क को कर सकते हैं, फोर्स को कर सकते हैं। तो ये जो सब सारी क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेज़र कर सकते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? फिज़िकल क्वांटिटीज़। ये हमारी क्या है? फिज़िकल क्वांटिटीज़। ठीक है। अब इनका काम क्या है, हमें इनका यूज़ क्या है, फिज़िक्स में क्या ज़रूरत पड़ती है इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ की, क्यों हम इन फिज़िक्स में फिज़िकल क्वांटिटीज़ को पढ़ते हैं, क्या करते हैं हम इनके बारे में? इन फिज़िक्स वी स्टडी अबाउट फिज़िकल क्वांटिटीज़। हमें फ़िज़िक्स में फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ना है। एंड देयर इंटर रिलेशनशिप्स। और इन सारी क्वांटिटीज़ के, ये 4 ही 5 क्वांटिटीज़ नहीं है, कई सारी क्वांटिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो उनके इंटर रिलेशनशिप्स क्या हैं? ठीक है, वो एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंड करती हैं? ठीक है, इन सब के बारे में हमें क्या करना है, पूरी फिज़िक्स में पढ़ना है। ठीक है। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमने समझ लिया कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिसे हम मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, और उसका एग्जांपल भी मैंने तुम्हें बता दिया, 4 5 एग्जांपल दे दिए कि ये तुम्हारे फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? 2 तरीके की होती हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ 2 तरीके की होती हैं। पहली कौन सी होती है? फिज़िकल क्वांटिटी हमारी 2 तरीके की होती हैं। पहली हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। अब ये फंडामेंटल क्वांटिटी किसे कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो कि किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। मतलब अगर मैं ऐसे तुम्हें बताऊं कि अ सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर completely इंडिपेंडेंट। ऐसे समझो कि अ सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर completely
कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, मतलब वो किसी पे डिपेंड, इंडिपेंडेंट, ये किसी पे डिपेंड नहीं करती। ऑल and all other physical quantities can be expressed in terms of these physical quantities, and all other physical quantities can be expressed in terms of these physical quantities. समझ आई बात? कि पहली बात तो ये इसका डेफिनेशन है, अब इसको समझना है अपने को कि कुछ ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी हैं, कुछ सेट ऑफ ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी हैं जो कि कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। और कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ को, ठीक है, इनके टर्म्स में हम एक्सप्रेस भी कर सकते, ठीक है। इन सेट ऑफ फंडामेंटल को, इन सेट ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम कौन सी क्वांटिटी बोलते हैं? दीज सेट ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी is known as फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल अपने को देखना है, ठीक है। कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी होती, तो कई सारी चीज़ें हमें लिखनी पड़ेंगी इसमें, उस चीज़ को समझना है। देखो, पहली बात तो कौन कौन सी फिज़िकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, ये हमें देखना है। दूसरा, उसकी यूनिट क्या होती है, ठीक है, और उसके नोटेशंस क्या होते हैं, ठीक है। उसके यार नोटेशंस नहीं, डायमेंशंस, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। पहली फिज़िकल क्वांटिटी हमारी होती है फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी, जिसे हम बोलते हैं किलोग्राम या मास, ठीक है। इसकी यूनिट होती है केजी, किलोग्राम। मैं यूनिट एसआई यूनिट लिख रहा हूँ, ठीक है। और इसका डायमेंशन होता है कैपिटल है, ठीक है। सेकंड हमारे पास होती है लेंथ। सेकंड हमारे पास कौन सा है? लेंथ। इसकी यूनिट होती है मीटर, ठीक है, मीटर। और इसको हम कट का डायमेंशन होता है कैपिटल एल। नेक्स्ट हमारे पास होता है टाइम। इसकी यूनिट होती है सेकंड और इसका डायमेंशन होता है कैपिटल टी। नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर, इसकी यूनिट हमारे पास होती है केल्विन और इसका नोटेशन होता है कैपिटल केस, डायमेंशन होता है, ऐसा समझो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वांटिटी है करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसका यूनिट होती है हमारी एम्पियर। एम्पियर इसकी यूनिट होती है और इसका नोटेशन होता है, मतलब डायमेंशन होता है इसका कैपिटल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लुमिनस इंटेंसिटी, जिसकी यूनिट होती है कैंडला, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कौन कौन सी यूनिट बची? लुमिनस इंटेंसिटी, जिसकी यूनिट होती है कैंडेला। इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, ठीक है।
इसका रिप्रेजेंट, इसकी ज़रूरत भी हमें नहीं पड़ने वाली। कैंडेला, जिसको हम CD से डिनोट करते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसकी यूनिट हमारे पास होती है मोल। डायमेंशंस में हमें इन्हीं 5 डायमेंशंस की ज़रूरत पड़ने वाली, मास का, लेंथ का, टाइम का, टेम्परेचर का और एम्पियर मतलब करंट का, इलेक्ट्रिक करंट। बाकी की ज़रूरत हमें नहीं पड़ने वाली। ठीक है, तो ये हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ हो गई जो कि फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी कहलाती हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़। ठीक है, ये होती हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7, जिनमें से इनका यूज़ ज़्यादा हमें करना नहीं है, बहुत ही कम इनका यूज़ मिलेगा। इन्हीं का यूज़ सबसे ज़्यादा हमें फ़िज़िक्स में मिलने वाला है। तो ये हमारे पास फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं और किसी पे डिपेंड नहीं करती। बाकी की जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होंगी वो इन्हीं सब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से मिलके बनी होंगी। बाकी चाहे फोर्स हो, वर्क हो, ये सारी क्वांटिटीज़ क्या होंगी? इन्हीं सब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से मिलके बनी होती। ठीक है, तो उन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं कहते, उनका नाम हम रखते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी। वो दो या दो से अधिक फिज़िकल क्वांटिटीज़ से वो मिलके बनी होती हैं, इसलिए 2 या 2 से अधिक फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ से मिलके बनी होती हैं, इस वजह से उन्हें हम क्या बोलते हैं? डेराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, बात समझ में आनी चाहिए। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से मिलके जो क्वांटिटीज़ बनती हैं उन्हें हम कौन सी क्वांटिटी बोलते हैं? डेराइव्ड क्वांटिटी। तो ये हमें समझ में आना चाहिए कि केवल ये 7 क्वांटिटीज़ को छोड़ के जो भी क्वांटिटीज़ तुम्हारी आएंगी फिज़िक्स में, चाहे वर्क हो, पावर हो, एनर्जी हो, फोर्स हो, ये सारी क्वांटिटीज़ तुम्हारी कौन सी क्वांटिटी होंगी? डेराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, 7 हमने फंडामेंटल क्वांटिटी पता कर लिए, उसके अलावा जो भी क्वांटिटी आएगी वो हमारी डेराइव्ड क्वांटिटी होगी। द फंडामेंटल क्वांटिटी देख ली। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, तो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? जो मैंने अभी बताया कि जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, इन क्वांटिटीज़ को अगर कंबाइन करके, 2 या 2 से अधिक क्वांटिटीज़ को कंबाइन करके कोई एक क्वांटिटी बनाई जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो इसका डेफिनेशन अगर तुम्हें समझना है तो द फिजिकल क्वांटिटीज़ दोज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। द फिजिकल क्वांटिटी द फिजिकल क्वांटिटी quantities those can be expressed those can be expressed those can be expressed in terms of fundamental physical quantity in terms of fundamental physical quantity is known as derived physical quantity। अब ये होती क्या है? जैसे हमारे पास एग्जांपल में समझो कि सब डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, स्पीड तुमने 9th में इसका नाम सुना होगा, 8th में, 9th में, 7th में। स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमें डिस्टेंस को अगर मेज़र करना है तो डिस्टेंस
को अगर मेज़र करें तो मीटर में मेज़र करते हैं, किलोमीटर में मेज़र करते हैं, सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं। इसका मतलब डिस्टेंस क्या है, एक लेंथ, ठीक है। और टाइम ये हो गया, मतलब लेंथ क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम क्या है, दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी है। दोनों को कंबाइन करके हमने एक तीसरी क्वांटिटी बनाई। लेंथ और टाइम, दो फंडामेंटल क्वांटिटी को हमने कंबाइन किया, एक थर्ड क्वांटिटी बनी स्पीड। तो इस थर्ड क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, डेराइव्ड क्वांटिटी। डेराइव्ड क्वांटिटी क्यों बोला, ये बात समझ में आई? क्योंकि दो या दो से अधिक, मतलब दो दो फंडामेंटल क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन से बनने वाली क्वांटिटी को हम डेराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। दो भी हो सकती हैं, दो से ज़्यादा हो सकती हैं, तीन चार, ठीक है। तो दो क्वांटिटी, अगर दो फंडामेंटल क्वांटिटी कंबाइन हो रही हैं और उनसे तीसरी क्वांटिटी बन रही है, तो उस क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। समझ में आई बात? अब क्या है हमारे पास, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे हम लिखेंगे डायमेंशंस इन डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की, ठीक है। तो हमारे पास क्या है नेक्स्ट, डायमेंशंस ऑफ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब हमें तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन तो पता ही है, क्वांटिटी, ठीक है। इनका डायमेंशन तो हमें फंडामेंटल का तो पता ही है, लेकिन डेराइव्ड का क्या होगा, डेराइव्ड क्वांटिटीज़ का डायमेंशन हम कैसे लिखेंगे, ये हमें समझना है सबसे पहले, ठीक है। तो हमें देखना है कि हम डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस को कैसे लिखेंगे। हमें पता है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का डायमेंशंस क्या होते हैं, उन्हीं को यूज़ करके हमें डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के भी डायमेंशंस लिखने हैं। जैसे हमें पता चला अभी कि स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस हमें पता है कि क्या है, लेंथ है, डिस्टेंस क्या है, लेंथ है, और टाइम तो टाइम है ही, ठीक है। अब हमें अगर इसका डायमेंशन लिखना हो तो हमें पता है लेंथ एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन होता है कैपिटल एल, और टाइम भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन होता है कैपिटल टी। तो स्पीड का डायमेंशन क्या हो जाएगा हमारे पास, ये टी की पावर वन है नीचे, ये ऊपर जाएगा, ये क्या बन जाएगा, एल टी की पावर -1, और ऐसा एक हम ब्रैकेट बनाएंगे, ये स्पीड का डायमेंशन हो गया, ठीक है। वैसे ही हमारे पास वेलोसिटी, वेलोसिटी वेलोसिटी क्या होता है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, वो भी लेंथ ही है, मेज़र तो हम मीटर में ही करते हैं, ठीक है। डिफरेंस है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में, ठीक है, लेकिन हमें मेज़र तो मीटर में ही करना है। तो लेंथ है तो एल, और ये क्या हो जाएगा नीचे टी, ये क्या बन जाएगा, एल टी -1 फिर से बन गया, ठीक है। ये दो डेराइव्ड क्वांटिटी हैं, डेराइव्ड क्वांटिटी के तुमने डायमेंशन समझ में आ गई तुम्हें कि एल टी -1 स्पीड का भी होगा, एल टी -1 वेलोसिटी का भी होगा, क्योंकि दोनों के यूनिट सेम है, ठीक है। अगर यूनिट सेम है तो डायमेंशंस भी क्या होंगे हमारे पास, सेम होंगे, ठीक। ये वेलोसिटी होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी होगी, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। मतलब जो वेलोसिटी का डायमेंशन होगा वो ऊपर आएगा एल टी -1, चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन अभी हमने निकाला एल टी -1, एल टी -1 ऊपर आ गया। नीचे क्या है हमारे पास, टाइम, तो ये ऊपर नीचे से ऊपर जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एल टी -1, और दूसरा टी ऊपर जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, टी -1। दोनों -1 ऐड हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एल टी -2। एक्सेलरेशन का डायमेंशन हमने लिख दिया एल टी -2, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सपोज करो कौन सी क्वांटिटी है, फोर्स। फोर्स को हमने पढ़ा है, एक फॉर्मूला हमने फोर्स का पढ़ा है, मास इनटू एक्सेलरेशन,
ठीक है, m इंटू ए। तो अभी हमने एक्सेलरेशन का डायमेंशन निकाला, मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सेलरेशन का डायमेंशन एल टी माइनस टू। ठीक है, मास का क्या होता है m, मास तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसका डायमेंशन होता है m, तो क्या हो जाएगा ये एम एल टी माइनस टू। फोर्स का डायमेंशन हो गया एम एल टी माइनस। मतलब अगर हमें फॉर्मूला पता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला पता है, तो हम उसका डायमेंशन आराम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, सपोज करो हमारा एक और फॉर्म वो है फिजिकल क्वांटिटी वर्क। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का भी हमने डायमेंशन निकाला, क्या निकाला एम एल टी माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, फिर डिस्प्लेसमेंट तो लेंथ ही है, तो लेंथ मतलब एल, तो एल और एल कंबाइन होकर क्या बन जाएंगे एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये क्या हो गया हमारे पास वर्क का डायमेंशन। ठीक है, तो हमारे पास ये तरीके होते हैं, हमें अगर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस पता है, ठीक है, तो हम किसका डायमेंशन लिख सकते हैं। अगर हमें फंडामेंटल पता है तो हम डेराइव्ड के भी डायमेंशंस लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि डेराइव्ड क्वांटिटीज़ भी उन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से मिलके बनी होती हैं जिनके हमें डायमेंशंस लिखने हैं। तो ये डायमेंशंस लिखने तरीका है। ये सारी क्वांटिटीज़ क्या हैं, सारी क्वांटिटीज़ डेराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, और हमने उनका डायमेंशन लिखना देखा कि किस तरीके से डायमेंशन लिखा जाता है इसका। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें हमें इसके डायमेंशंस लिखने के लिए हमें या तो यूनिट का पता होना चाहिए या तो उसके फॉर्मूले का पता होना चाहिए। विदाउट फार्मूला या यूनिट हम कोई किसी भी चीज़ का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशंस नहीं लिख सकते। ठीक है, अब क्या है, नेक्स्ट हमने डायमेंशन लिखना सीख लिया। ठीक है, कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जैसे वर्क हो गया और एनर्जी हो गई, ये दो क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनके सेम फिजिकल क्वांटिटी सेम डायमेंशंस होते हैं। या हमारे पास स्ट्रेस हो गया, प्रेशर हो गया, इन दोनों के भी डायमेंशंस सेम होते हैं। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ है जैसे स्पीड हो गई, वेलोसिटी हो गई, इनके डायमेंशंस क्या हैं, सेम है। ठीक है, क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूज़ अलग अलग हैं, नाम अलग अलग हैं, लेकिन डायमेंशंस क्या हैं उनके, सेम है। ठीक है, वर्क और एनर्जी के, स्पीड और वेलोसिटी के, ठीक है, प्रेशर और स्ट्रेस के। तो ऐसी क्वांटिटीज़ बहुत सारी होती हैं जिनके डायमेंशंस क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे हमारे पास एनर्जी का नाम सुना होगा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी 9th में हमने एक फार्मूला भी पढ़ा होगा इसके बारे में, हाफ एम वी स्क्वायर। अब हाफ देखो, ये जो हाफ है इसका कोई डायमेंशन नहीं होता क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। अब इसका डायमेंशन लिखना है तो समझो, मास का डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल एम, और वी क्या होता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन हमने अभी पढ़ा एल टी माइनस वन। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन। देखो, इसका डायमेंशन एनर्जी का और वर्क का, दोनों का डायमेंशन क्या है हमारे पास, सेम हो। तो कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनके पास सेम डायरेक्शन एंड डायमेंशनल फार्मूला होता है। कुछ क्वांटिटीज़ का क्या होता है, सेम डायमेंशनल फार्मूला होता है, जैसे हमारे पास वर्क हो गया और एनर्जी हो गई। ठीक है, अब एक चीज़ और समझनी है, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसका डायमेंशनल फार्मूला तो कुछ होता है नहीं, हाफ एम वी स्क्वायर। मैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगर 3/4 एम वी स्क्वायर भी लिख दूँ, ठीक है, तो भी उसका डायमेंशन क्या आएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ही आएगा, क्योंकि 3/4 का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला फिज़िकली तो इनकरेक्ट है, फिज़िकली इनकरेक्ट है। ठीक है, लेकिन डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। डायमेंशनली करेक्ट है।
तो इसका मतलब ये है कि कोई भी फार्मूला अगर तुम्हें डायमेंशनली करेक्ट मिल रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो फिज़िकली भी करेक्ट हो। समझ में आई बात? कोई भी फार्मूला अगर तुम्हें डायमेंशनली करेक्ट मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिज़िकली भी करेक्ट हो। ठीक है, क्योंकि अभी देखो 3/4 mv² कोई फार्मूला नहीं होता हमारे पास। ठीक है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन तो यही होता है। हमने इस फार्मूले से डायमेंशन निकाला तो भी यही आया, इस फार्मूले से डायमेंशन निकाला तो भी यही आया। ठीक है, तो ये फार्मूला डायमेंशनली तो करेक्ट है, लेकिन 3/4 mv² हमने लिखा, इसका मतलब ये फिज़िकली करेक्ट नहीं है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv² होता है। ठीक है, समझ में आई बात? तो काइनेटिक एनर्जी और वर्क दो ऐसी क्वांटिटीज़ हैं, या एनर्जी और वर्क मैं बोलूँ दो ऐसी क्वांटिटीज़ हैं। जैसे पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी तुमने पढ़ा होगा U = mgh। ठीक है, जी क्या होता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम बोलते हैं, मतलब ये एक्सेलरेशन है, ये मास है, और ये हाइट है, हाइट का मतलब लेंथ हो गया। तो मास का m होता है, एक्सेलरेशन का हमने अभी निकाला था LT-2 होता है, और हाइट क्या है हमारे पास? l हो जाएगा। इसका भी फॉर्मूला ml²T-2 होगा। तो मतलब कोई भी एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी और वर्क, इन दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी का भी डायमेंशनल फार्मूला हमने निकाला, ml²T-2 आया। काइनेटिक एनर्जी का भी हमने निकाला, ml²T-2 आया। हमने क्या निकाला? वर्क का निकाला, ml²T-2 आया। समझ में आई बात? तो काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, वर्क, या इसमें ऐसा मैं बोलूँ कि एनर्जी और वर्क का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? सेम होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। जेनिटी, NEITY, होमोजेनिटी। ठीक है, ये क्या होता है इसको मैं समझा देता हूँ पहले तो। ठीक है, जैसे कोई फॉर्मूला है, हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब पढ़ा है, याद है, नहीं याद है तो भी समझो। इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने 3 फार्मूले पढ़े थे 9th में। ये चीज़ अगर याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो समझ लो कि एक ये फार्मूला है जो कि हम आगे 11th में भी पढ़ने वाले हैं। एक फार्मूला है V = U+AT। नेक्स्ट हमारा फार्मूला है S = UT+12AT²। नेक्स्ट हमारा फार्मूला है V² = U² + 2AS। ठीक है, अब इसमें क्या है, इन सब फार्मूले में V क्या है हमारे पास? वेलोसिटी ही है, इसको हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, U क्या है हमारे पास? ये भी वेलोसिटी, इसे हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। A क्या है हमारे पास? एक्सेलरेशन। T क्या है हमारा? टाइम। और S क्या है हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, सिचुएशन पे ऊपर डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट है वैसे। ठीक है, अब बात यह है कि इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है क्या? अब ये एक फार्मूला है हमारे पास फिज़िक्स में। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि जो इसका डायमेंशन होगा वही इसका भी डायमेंशन होगा, वही इस पूरे पार्ट का भी डायमेंशन होगा। ठीक है, जो इसका डायमेंशन होगा वो इसका डायमेंशन होगा, वही इसका भी डायमेंशन होगा। समझ में आई बात? जो इतने पार्ट का डायमेंशन होगा वही डायमेंशन इसका भी होगा, वही इसका भी होगा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मतलब सबके डायमेंशन सेम होंगे जितने भी पार्ट बने। ठीक है, ये जो उसका डायमेंशन वही इसका डायमेंशन, वही इसका डायमेंशन। अब देखते हैं कैसा होता है कि नहीं होता। देखो V = क्या है हमारे पास? U+AT।
v क्या था, वेलोसिटी था, तो वेलोसिटी क्या होता है एल टी माइनस वन, ये भी वेलोसिटी है एल टी माइनस वन। अब एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का क्या होता है एल टी माइनस टू, और टाइम क्या है टी, तो ये क्या हो गया एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन प्लस ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास एल टी माइनस वन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, तीनों के डायमेंशंस क्या आ गए, तीनों पार्ट के सेम आ गए। तो इस चीज़ को कोई भी फार्मूला क्या करता है कि इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, कोई भी फार्मूला। अब नेक्स्ट हमारे पास एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, इसका डायमेंशन होगा एल, यू टी मतलब यू क्या हो गया एल टी माइनस वन, टी क्या हो गया टी, टी का डायमेंशन टी हो गया, हाफ का तो कुछ होता नहीं, ए का डायमेंशन क्या होगा एल टी माइनस टू, और टी स्क्वायर का मतलब टी स्क्वायर हो गया, ये प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, एल इसका भी हो गया, एल इसका भी हो गया, और एल इस पूरे का भी डायमेंशन आ गया, मतलब तीनों पार्ट के डायमेंशन सेम आए। समझ में आई बात। जैसे नेक्स्ट वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, वी स्क्वायर मतलब एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर, ये एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा टू का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, ए का क्या होगा एल टी माइनस टू इंटू डिस्प्लेसमेंट एल, तो दोनों तरफ क्या होगा एल टी माइनस एल स्क्वायर टी माइनस टू, एल स्क्वायर टी माइनस टू प्लस एल 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 स्क्वायर टी माइनस टू, तीनों पार्ट के डायमेंशन सेम होगा। मतलब इसे हम क्या बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अगर कोई हमारे पास फिजिकल रिलेशनशिप है, ठीक है, फिजिकल फॉर्मूला है, ठीक है, तो उस चीज़ में जैसे ये हमारे पास तीन तीन वी था, यू था, ए टी था, तीन पार्ट थे इस फॉर्मूले के। तो इस फॉर्मूले के अगर तीन पार्ट, तो तीनों पार्ट के डायमेंशंस हमारे क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। तीनों पार्ट के डायमेंशंस हमारे क्या आएंगे, सेम आएंगे। इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, वी का डायमेंशन भी वही होना चाहिए जो यू का है, और जो यू का डायमेंशन है वही ए टी का डायमेंशन होना चाहिए। जैसा इसमें एस के डायमेंशन के बराबर यू टी का होना चाहिए, यू टी के डायमेंशन के बराबर इनका होना चाहिए। मतलब तीनों पार्ट के डायमेंशंस क्या होने चाहिए, सेम सेम होने चाहिए। इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब कुछ क्वांटिटी का हम डायमेंशनल फार्मूला निकालना देखते हैं, कैसे वो निकाले जाते हैं। डायमेंशनल फार्मूला निकालना हम देखते हैं कुछ क्वांटिटीज़ का। ठीक है, जैसे हमारे पास एक फार्मूला होता है एफ इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या होता है एफ क्या है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं, तो एफ क्या है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, के क्या है इसमें हमारा कांस्टेंट है, क्यू वन एंड क्यू टू के हमारे चार्जेस हैं, आर क्या है डिस्टेंस है। तो क्या करना है हमें, फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ, ये हमें इससे कोई लेना देना नहीं कि अभी कि ये फार्मूला कहाँ से आया, अभी हमें क्या करना है बस इसका डायमेंशन निकालना है। फार्मूला ऑफ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ के का डायमेंशनल फार्मूला में फाइंड करना। अब क्या है, अब तुम्हें पता है एफ क्या है, फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन अभी हमने निकाला एम एल टी माइनस टू। ठीक है, क्यू वन क्यू टू क्या है हमारे चार्जेस है, एक रिलेशनशिप हमने पढ़ा था आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, ये 10th में हमने पढ़ा। तो क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, चार्ज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास आई टी, आई क्या था इलेक्ट्रिक करंट था, और टी टाइम। मतलब चार्ज का अगर मैं डायमेंशन लिखूँ तो आई इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन फंडामेंटल क्वांटिटी ए होता है, और टाइम क्या है हमारे पास टी, तो हमारे पास चार्ज का डायमेंशन क्या आ जाएगा 80। तो चार्ज का डायमेंशन हमारे पास क्या हो गया 80। अच्छा, ये डिस्टेंस है आर, तो आर का डायमेंशन क्या हो जाएगा हमारे पास एल। तो अब इन्हें क्या करना है सबको, हमें पहले तो इस फॉर्मूले को के इक्वल टू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो के इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन क्यू वन क्यू टू। ठीक है, तो एफ क्या है हमारे पास, एफ का डायमेंशनल फार्मूला
-2। आर का क्या होता है, एल होता है, तो आर स्क्वायर है, एल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे देखो Q1, Q1 मतलब चार्ज, तो चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला 80। Q2 भी क्या है हमारे पास, चार्ज, तो ये भी क्या हो जाएगा 80। अब क्या करना है देखो, ये क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर और एक एल, तो मतलब कितना हो गया ml³ T-2 ऊपर हुआ, ठीक है, ml³ T-2। नीचे क्या बचेगा हमारे पास, ए स्क्वायर टी स्क्वायर। अब इन दोनों को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बचेगा देखो, ml³ T-2 ए की पावर -2 टी की पावर -2, दोनों प्लस थे माइनस हो जाएंगे ऊपर जाकर। अब देखो टी की पावर -2 और टी की पावर -2 क्या मिलेंगे, बन गए क्या, टी की पावर -4, ठीक है, और ए की पावर -2। ये क्या हो गया हमारे पास, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ के, जो कि कांस्टेंट है। समझ में आएगा। अगर हमारे पास फार्मूले बाकी के पता हैं तो हम किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल अभी हम लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे हमारे पास एक फार्मूला होता है F=G m1m2/r²। इसमें क्या है, F तो फोर्स है, ठीक है, m1 और m2 मास है, r डिस्टेंस है, g क्या है हमारे पास, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल। यूनिवर्सल क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर्स में, लेकिन अभी हमें फार्मूले लेके बस डायमेंशंस लिखने आनी चाहिए। फार्मूला कहाँ से आया कैसे आया आगे हमें ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ना। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल डायमेंशन कांस्टेंट, ठीक है, ये बोलते हैं हमें से जी को। अब जी का हमें डायमेंशन लिखना, तो जी इक्वल्स टू फार्मूला क्या बनेगा, FR² m1/m2। एफ क्या है हमारे पास, फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन होता है mlt-2। आर क्या है हमारे पास, डिस्टेंस है, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा L², r² है। m1 मतलब मास, m2 मतलब क्या हो गया, वो भी मास, ठीक है, तो दो मासेस मतलब m² हो गया। अब क्या बता, अब ऐसा समझो कि m L² और L क्या हो गया, L³ T-2, और ये m² ऊपर जाएगा तो बनेगा क्या, m की पावर -2। तो ये क्या बन जाएगा, -2 + 1 कितना बचा, -1 L³ T-2, ये डायमेंशन बना, ठीक है। तो ऐसे हम इसका डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। तो डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए हमें कम से कम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस पता होने चाहिए, और जिसका फार्मूला लिखना है, जिसका डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, उसका हमें फार्मूला रिलेशनशिप्स उसके पता होने चाहिए, या तो उसका डायमेंशन पता होना चाहिए, यूनिट पता होनी चाहिए, तब हम जाके किसी का भी हम डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग elliptical trajectory is given by k∝s²। क्या है क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग, ठीक है, along elliptical trajectory, moving along elliptical trajectory is k = α/s², ठीक है, where s is the distance, then determine the dimensions of alpha। s is the distance, then determine the value of and determine the dimension of alpha, ठीक है। अब हमें ये क्या है, एलिप्टिकल पाथ क्या है, ट्रेजेक्ट्री क्या है,
ठीक है, इन सब से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हमें क्या करना है, क्या देखना है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू अल्फ़ा एस स्क्वायर, ये रिलेशनशिप है हमारे पास। एस क्या है, डिस्टेंस है, के क्या है, एनर्जी है, अल्फ़ा का डायमेंशन क्या होगा, हमें ये फाइंड करना है। तो देखो कैसे होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू अल्फ़ा एस स्क्वायर। अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी अपॉन एस स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी, अभी हमने कुछ देर पहले एनर्जी का डायमेंशन लिखा था, तो एनर्जी का डायमेंशन क्या था, ml²T-2। ठीक है, रिवाइंड करके देख सकते हो वीडियो को। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस क्या होगा, L²। तो L² से L² कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, mt-2। क्या बचेगा, mt-2। तो अल्फ़ा का डायमेंशन क्या हो जाएगा, mt-2। समझ में आई बात। तो अगर अब हमारे पास, जैसे ये तो एक क्वेश्चन था, अगर मैं कहूँ कि एक डायमेंशन बताओ, पावर का डायमेंशन क्या होगा। पावर इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी हमारे पास क्या है, एनर्जी का तुम्हें पता है डायमेंशन क्या होता है, ml²T-2। और टाइम का कितना हो जाएगा, t। ठीक है, तो ये t ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ml²T- प्लस का 1 ऊपर जाएगा -1, यह आ जाएगा टोटल -3। ठीक है, तो ये कुछ क्वांटिटीज़ का डायमेंशंस लिखने में आ गया। अब थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि अगर मुझे फंडामेंटल क्वांटिटी आती है तो मैं डायमेंशंस लिख सकता हूँ किसी भी डेराइव्ड क्वांटिटी का, और किसी भी फॉर्मूले से किसी भी पार्ट का मैं डायमेंशन निकाल सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हमें एक और फिजिकल क्वांटिटी हमारी डेराइव्ड, जिसका हमें डायमेंशन लिखना है, उसका नाम है डेंसिटी। डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, हमें मास का तो डायमेंशनल फार्मूला पता है, वॉल्यूम का नहीं पता। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम की यूनिट हमें पता है क्या होती है, मीटर। वॉल्यूम की यूनिट हमारे क्या होती है, मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब होती है वॉल्यूम की यूनिट। ठीक, मीटर क्यूब का मतलब क्या हो गया, लेंथ का क्यूब, मतलब वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम का डायमेंशन L3। वैसे ही एरिया की अगर मैं बात करूँ, एरिया का की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, जैसे भी हम मेज़र करना चाहें। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, L²। इसका क्या होता है, L3। तो डेंसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, मास है हमारे पास कैपिटल M ऊपर हो जाएगा, वॉल्यूम क्या है नीचे L3। तो L3 ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा, ml-3। ये हो गया हमारे पास डायमेंशन का फॉर्मूला। अब एक और फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू। अभी ये कहाँ से कैसे ये फिजिकल ये फार्मूले बन रहे हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे। सारे फार्मूले ये कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं, ये सब हम फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे। अभी तो हम बस फार्मूला पढ़ रहे हैं, हमें बस क्या लिखने आने चाहिए, डायमेंशन। फार्मूला कहाँ से आया ये हम आगे पढ़ेंगे और आगे जानेंगे। मास इनटू वेलोसिटी, तो मोमेंटम को स्मॉल पी से हम डिनोट करते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास का क्या हो जाता है कैपिटल M, वेलोसिटी क्या होता है LT-1। तो मोमेंटम का क्या हो गया, mLT-1। ठीक है, ये हो गया हमारे पास मोमेंटम। तो ऐसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, हम उसका डायमेंशन लिख सकते हैं, इसकी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, और हमें प्रैक्टिस करना है कि कैसे डेराइव्ड क्वांटिटीज़ की हम डायमेंशनल फार्मूला लिखें। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। थैंक यू।